नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज का दिन भारत की कूटनीति और भविष्य की रणनीतियों के लिहाज से काफी अहम रहा। एक तरफ पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा था, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के रिश्तों की एक नई इबारत लिखी गई। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर की मुलाकात हुई। दोनों ने साथ में मिलकर पतंग उड़ाई। जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा ये 2 दिन की है और दोनों के बीच कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिनका सीधा सरोकार हमारी सुरक्षा, शिक्षा और तकनीकी विकास से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात केवल बातचीत तक नहीं हुई, बल्कि रक्षा से लेकर सेमीकंडक्टर तक भविष्य की चुनौतियों से निपटने का पूरा खाका तैयार किया गया। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात का सबसे बड़ा मुद्दा था कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में तमाम समझौतों को मजबूत किया जाए, द्विपक्षीय वार्ता को जो है एक सकारात्मक मोड़ पर पहुंचाया जाए। और 4 प्रमुख समझौते हैं जिन पर दोनों देशों ने अपनी मोहर लगाई है। सबसे अहम समझौता है क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर को लेकर। आज के डिजिटल के दौर में मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर जगह सेमीकंडक्टर की जरूरत है और जर्मनी का साथ मिलना भारत के लिए एक बड़े ही क्षमता को विकास देने वाली बात कही जाती है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में जो ये मुलाकात हुई है वो काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, उसको लेकर के ये बातचीत, मुलाकात जो है वो काफी अहम है। आपको बता दें कि साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के बीच में ये मुलाकात हुई। साथ में पतंग उड़ाई और भारत की एक नई तस्वीर भी दिखाई। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है, जो वो अपने काउंटर पार्ट्स को, जो उनके सहयोगी साथी देश हैं, जो दोस्त देश हैं, उनके साथ एक कदम आगे और बढ़ाते हैं। तो इसी के बीच अगर जर्मनी के चांसलर की बात करें, फेडरिक मर्ज जिनका नाम है, उनके साथ ये मुलाकात हुई और दोनों एक बार फिर से दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक ही कार में नजर आए। ये एक बड़ा संदेश देते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं और सुनील अनेजा विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहां पर सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से मर्ज के साथ एक बार फिर से एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी ने सफर किया, इससे पहले पुतिन के साथ सफर किया था, ये क्या मैसेज देता है? मैम नमस्कार मैडम जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पहले हमारे यहाँ पर ईरान इराक का भी युद्ध चला है और उससे पहले भी अभी फिलहाल में वेनेजुला और अमेरिका का युद्ध हुआ है। और इसकी जो डिफेंस हमारी पॉलिसीज हैं, अभी जब हमारी आज मीटिंग होती है तो उसके अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक मैसेज दिया है कि यूनेस्को की जो डिफेंस की पॉलिसीज हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की डिफेंस की जो पॉलिसी, उसमें सुधार किया जाने के लिए ये मैंडेटरी था। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट इशारा है कि उसके अंदर कमियां हैं। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट है जिसके लिए हमारी फॉरेन डिफेंस पॉलिसीज को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और हमारी जो वेस्ट बेल्ट के अंदर, हमारी जो अर्थ है उसकी वेस्ट बेल्ट के अंदर जितने भी युद्ध होने के चांसेस बनते हैं, कम हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर कम हो जाते हैं, उनके अंदर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर भारत हमेशा से ही हमारे जितनी भी कंट्रीज है उसके अंदर विवादों को दूर करने पे रहा है और उनके अंदर शांति प्रिय मार्ग को चुनना चाहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जर्मनी का साथ होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे आज कई ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं जिसके अंदर हमारे देश को इकोनॉमिकली प्लस डिफेंस के तरीके से मजबूत करने के लिए वो आगे हमारे फ्यूचर के अंदर बहुत बहुत ही हमारे को फायदेमंद होने वाले हैं।
जी। यूके देवनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? 19 समझौते हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण उसमें जो है समझौते रहे हैं, चाहे रक्षा की बात करें, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स की जहां पर बात हो रही है, यानी कि वो मिनरल जो बहुत कम है, और साथ ही साथ डिफेंस की बात करते हैं। ये पूरे समझौते आप कैसे देखते हैं, खास तौर से उस परिप्रेक्ष्य में जब अमेरिका लगातार भारत को धमकी दे रहा है, लगातार भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है, भारत पर प्रेशर बना रहा है। ऐसे में इस मुलाकात को, इस बातचीत को, इन समझौतों को आप कैसे देखते हैं? हाँ पूजा जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जर्मनी अब भारत को 8 सबमरीन बनाने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा। इन सबमरीन्स के बनने से जाहिर बात है इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। इसी तरह से जर्मनी ने पेशकश की है, भविष्य में डिस्कशन होगा कि इंडिया को जो 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए हैं, जब ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए जाएंगे तो जर्मनी ने यह कहा है कि जर्मनी चाहेगा कि भारत यूरोफाइटर को अपनी एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में शामिल करे बतौर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। डिफेंस के क्षेत्र में अभी एक और एमओयू हुआ है जिसके तहत जर्मनी की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और उनकी जो स्पेशल यूनिट्स हैं वो भारत में आकर यहाँ पर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। इसी तरह से इंडिया से भी हमारी एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के जो यूनिट्स हैं वो जर्मनी में जाकर उनकी जो नेटो रिलेटेड एक्सरसाइज होती है उसमें भागीदार बनेगी। इससे सभी उभय पक्ष में एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेटिबिलिटी, यानी युद्ध की स्थिति में या शांति काल में अगर कहीं डिप्लॉय हो रहे हैं तो आपस में कैसे आपस में कैसे डील करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी के साथ हमारा जो व्यापार है, वाणिज्य है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा है। पिछले साल $39 बिलियन का व्यापार जर्मनी के साथ, हमारे देश के साथ हुआ था, और आज मोदी जी ने कह दिया कि इस साल वह बढ़कर $50 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन परिप्रेक्ष्य में हमें याद रखना पड़ेगा कि जर्मनी और चीन के बीच में व्यापार $239 बिलियन का है। यानी प्रैक्टिकली भारत और जर्मनी के बीच में जितना व्यापार होता है, जर्मनी और चीन के बीच में उससे 5 गुना ज्यादा व्यापार होता है। तो भारत में बहुत चांसेस हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जर्मनी के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी एक एमओयू साइन हुआ है जिसके तहत हमारे जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल बच्चे हैं जो आईआईटी से निकल रहे हैं, आईआईएम से निकल रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो जर्मनी में जाकर जर्मनी कंपनी को ज्वाइन करें। इससे जर्मनी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी है, सारे संसाधन हैं, लेकिन जर्मनी के पास एक चीज़ बहुत कम है, वो हाईली क्वालिफाइड मैन पावर की कमी है। उनकी आबादी भी कम है। लोग पिछले 50 साल 30 साल से सब घरों में सिर्फ एक एक चिल्ड्रन होता रहा है। जर्मनी ने एक और एमओयू साइन किया है जिसके तहत हाईटेक इक्विपमेंट जो है, खासतौर से ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट के जो स्पेयर पार्ट हैं उनका भारत में, गुजरात में और लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग होगी। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी जर्मनी बहुत आगे है और भविष्य में फार्मास्यूटिकल का जो बल्क प्रोडक्शन है उसके लिए भी जर्मनी भारत में हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरियाज हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। जी जी। यहाँ पर सुनील जी, आप कैसे देखते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम देशों की बात करें या तमाम देशों के साथ होने वाले समझौतों की बात करें, सब चीजें एक तरफ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिफेंस डील। इस पूरे मीटिंग में आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, भारत के सामने चुनौती कौन है? भारत के सामने चुनौती चाइना से है, भारत के सामने चुनौती पाकिस्तान से है, बांग्लादेश उथल पुथल चल रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये डिफेंस डील कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको? मैम, जहां तक हम बात करते हैं डिफेंस की, हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर जो उनका मेन बिजनेस है, जो उनकी मेन इकोनॉमी है, वो सारी मशीनरी के ऊपर डिपेंड है। वहां पर मैकेनिकल वर्क बहुत ज्यादा है।
और उस मैकेनिकल वर्क, जो मैकेनिकल वर्क के अंदर है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि जितनी बड़ी से बड़ी गाड़ियां, BMW है, मर्सिडीज है, वो सारी जर्मन से इंपोर्टेड हो रही हैं। और वहां पर हमारे को कोई हेलीकॉप्टर चाहिए, कोई विमान चाहिए, किसी भी तरह का डिफेंस सिस्टम चाहिए, वो उनके पास ज्यादा है। बट उनके पास एक टेक्निकल लेबर, जिसको हम कह सकते हैं कि टेक्निकल लेबर, कि उनके पास वहां पर मैकेनिकल, वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स, वहां पर पॉपुलेशन कम होने की वजह से कम हो सकते हैं। अभी हमारे मोदी साहब ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आज एक मीटिंग में भी सुबह बोला है कि हम वहाँ के जितने विश्वविद्यालय हैं, वहाँ का पॉइंट यहाँ पर खोलने के लिए उनका वेलकम करते हैं। मीटू से कि हम उनको अपनी जो उनकी टेक्नोलॉजी है शेयर करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने जो यहाँ के लोग हैं उसको उनको भी इस चीज को के लिए मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि जी। फ्यूचर के अंदर वो किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी कि हमारे मोदी साहब यही चाहते हैं कि हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें आज ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारे युवा वर्ग को उन चीजों में एक्सपर्ट करना बहुत जरूरी हो चुका है, जो कि बहुत एडवांस है। अब अभी जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि हमारा जो चाइना है या हमारे जो सराउंडिंग है, जिनको लगता है कि अमेरिका भारत के साथ फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का डिफेंस की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके साथ कैसे निपटा जा सकता है। तो उसके लिए हमें एक तो फॉरेन यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर रिफॉर्म लाना जरूरी है। और वो कब होगा? जब हमारी टेक्नोलॉजी, हम हर तरह से मजबूत होंगे। हर तरह से मजबूत कैसे होंगे? जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हमारा जो फॉरेन के एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद हमारा यहाँ पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बढ़ेगा। हम जब जर्मनी को अपनी जब टेक्नोलॉजी को, उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को उनको देंगे और उनके ऊपर टैक्स फ्री चलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर उस टेक्नोलॉजी की, वो टेक्नोलॉजी हमारे देश के ऊपर प्रिवेल करने लग जाएगी, और हमारे देश के अंदर हमारे डिफेंस सिस्टम मजबूत होने लग जाएगा। हेलीकॉप्टर, हमारे देश को जो डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर, जो भी हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो हमारे मजबूत होने लगेंगे। और इस तरीके से हम क्या मान सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास होगी, तभी हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो पाएगा। जी। यहाँ पर यूके देवनाथ जी, आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से हम यहाँ पर हमेशा कूटनीति की बात करते हैं, भारत की कूटनीति की बात कर रहे हैं, इस समय की अगर बात करें तो अमेरिका और भारत के बीच में एक टसल चल रहा है, वो आपको दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी और अमेरिका दोनों ही नेटो का हिस्सा है, और जब ट्रंप की वापसी हुई थी तो वहां जर्मनी के अंदर कहीं ना कहीं एक टेंस माहौल पैदा हो गया था। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जो भारत के साथ आता है या जो जो अमेरिका के दुश्मन के साथ आता है, ट्रंप उसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो अब ये सिनेरियो आपका क्या देखते हैं, इसका क्या भविष्य होने वाला है? देखिए, जब से ट्रंप आए हैं वो टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर। पहले का 25%, फिर रूस के साथ कच्चा तेल क्यों लेते हो, यह बोल के 25%, और आज की तारीख में 50%। भविष्य के लिए धमकी दे रहे हैं 500% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन शायद एक तरह से भारत के लिए अच्छा भी है। भारत जो है इस टैरिफ के मकड़ जाल से बचने के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ द्विपक्षीय ट्रेड टॉक्स कर रहा है। तो इसके तहत अफ्रीका के देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में और यूरोप के काफी देशों के साथ हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। जर्मनी के साथ भी इस तरह के एक एग्रीमेंट की संभावना बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग अब तक अमेरिका को जो कुछ एक्सपोर्ट करते थे, केमिकल्स, ज्वेल्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, मशीन इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल स्पेयर पार्ट्स, अब इनको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ऑल्टरनेट मार्केट खोजना पड़ेगा। जाहिर बात है कि जर्मनी भी हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक ऑल्टरनेट मार्केट हो सकता है। आज की तारीख में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनीज भारत में काम कर रही हैं। आज की तारीख में 700 से ज्यादा इंडियन कंपनीज जर्मनी में काम कर रही हैं। तो अगर ट्रंप भारत पर और दबाव डालते हैं
तो जाहिर बात है अमेरिका के लोगों को ही परेशानी होनी है। देखिए, अगर हम बासमती चावल अमेरिका को पहले 100 रुपए में दे रहे थे, अब वही बासमती चावल अमेरिका के कंज्यूमर को 150 रुपए में खरीदना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ट्रंप गलती से 500% टैरिफ लगा देते हैं तो बासमती चावल जो हम अमेरिका को 150 रुपए में दे रहे हैं, फिर उनको 450 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो इससे अमेरिकन कंज्यूमर को ही नुकसान हो रहा है। भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। हम ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो डाइवर्सिफाई करना सीख रही हैं। अगर हमारी फैक्ट्रियां अमेरिका के लिए एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग पार्ट बना रही थी और अमेरिका उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाता है, तो इंडियन फैक्ट्री का मालिक क्या कर रहा है? आज आप नोएडा, लुधियाना में चले जाइए, चेन्नई में चले जाइए, उसको मालूम है कि ये पर्टिकुलर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या मशीन का काम या लेथ का काम जो कर रहा है, अगर अमेरिका को नहीं चाहिए, वो वही इस लेथ का इस्तेमाल करके दूसरे पार्ट्स बना रहा है जिनकी खपत यूरोप के देशों में है, जापान में है, ताइवान में है। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो आस्ते आस्ते सीख रहे हैं कि अगर अमेरिका नहीं है तो दूसरा देश हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जी जी जी। सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत जब भी किसी देश से मीटिंग करता है, जो मुलाकात करता है, जो समझौते करता है, उस पर आंखें टेढ़ी हो जाती हैं चाइना की भी। इस मीटिंग को लेकर के चाइना का क्या रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि जर्मनी और चाइना के बीच में भी टकरार रही है कुछ समय पहले, अगर आपने देखा हो 6 महीने पहले। और साथ ही साथ अगर बाजार की भी बात करते हैं तो भारतीय बाजार में चाइना की अपेक्षा जर्मनी के प्रोडक्ट्स को, जर्मनी की चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा भरोसा उन पर जताया जाता है। हम देखेंगे कि जर्मनी के अंदर मेनली जो बिजनेस का जो प्रोटोकॉल है वो एसएमई चलते हैं। एसएमई मीन टू से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे से लेकर जो मीडियम लेवल के जो बिजनेस उद्योग है वहां पर बहुत चल रहा है। और अभी हमारी करंट में ही गवर्नमेंट ने, हम देखेंगे कि एमएसएमई के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हमारी मोदी सरकार ने शुरू किए। इसमें क्या था कि भारत को इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकें, इंपोर्ट का लेवल कम कर सकें, जितनी भी हमारा कच्चा माल है उस कच्चे माल से पक्का माल को तैयार कर सके और हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर सके। और जहां तक हमारी बात है कि चाइना की नजर जो है भी, उनके साथ अगर हमारा सबमिट होता है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट होता है, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है। देखिए, चाइना जो है टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे निकल चुका है और उस टेक्नोलॉजी को ही वो बेचकर अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और इस चीज का अल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में हम दूसरी साइड से ही कर सकते हैं, उनको हम ओवरलैप नहीं कर सकते। अब जर्मनी के अंदर अभी जो हमारे अभी बीच में बात चल रही थी, जो उसके अंदर क्या था, जो अभी हमारे बीच में बात चल रही थी उसके अंदर क्या था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा जो देश है उसको हम बहुत आगे ले जा सके। चाइना की किस तरीके से हमारे पर नजर चल रही है और हम कैसे कर सकते हैं इसको। जी यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल यह है कि इस बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं। उनमें वो मुद्दा भी उठा है कि किस तरीके से ईरान में जो है इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं, वहां पर शांति की बात की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मर्ज ने जो है वो बात भी कही है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जो गाजा में चल रहा है, इजराइल को लेकर बात की है। ये तमाम दूसरे देशों में जो उथल पुथल और युद्ध चल रहे हैं उसको लेकर के भारत का और जर्मनी का स्टैंड भी बहुत क्लियर है। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका का रोल सिर्फ इस समय जो दिखाई दे रहा है एक विनाशक के तौर पे ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पटल में बहुत मजबूती से दुनिया के अलग अलग देशों को साथ लेकर आगे बढ़ने के बारे में विचार कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया जो एक परिवार है। तो होता क्या है, जब हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन की, तो मोदी जी दुनिया के उन गिने चुने लीडर्स में से हैं जो कि रूस में पुतिन के साथ बात कर सकते हैं और यूक्रेन में
जेलेंस्की के साथ बात कर सकते हैं, जबकि दुनिया में ये इक्वेशन बहुत कम है। ज्यादातर देश जो हैं वो रूस के साथ अगर बात कर रहे हैं तो उनका लिंक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लिंक यूक्रेन के साथ नहीं है। और इसी के तरह से कई देश ऐसे हैं, खासतौर से यूरोपियन देश, उनका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लिंक अगर जेलेंस्की के साथ है तो पुतिन के साथ शून्य संबंध है जी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे संबंध इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और भारत ने गजा को रिकॉग्निशन दी हुई है। हमास को भारत एज ए पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करता है, और हमास के रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में अपने एम्बेसी में आते हैं। तो भारत इजराइल और हमास के बीच में भी एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। देखिए, ईरान सबसे स्पेशल चीज है। दुनिया के सभी देशों ने सैंक्शन, अमेरिकन सैंक्शन और काटसा के भय से ईरान के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं, लेकिन भारत अभी तक ईरान के साथ नॉर्मलाइज यानी सामान्य संबंधों को बनाए हुए है। अगर आप देखें, भारत ने ईरान के चबहार पोर्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि भविष्य में हम चाहते हैं कि चबहार पोर्ट के तहत आगे जो रास्ता बनेगा अफगानिस्तान की तरफ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ, उसमें भारत मजबूती से चबहार को विकसित करना चाहता है। तो जर्मनी का क्या स्वार्थ है? जर्मनी जानता है कि जिस दिन ईरान में अगर तख्ता पलट होता है तो दुनिया भर से इन्वेस्टर्स ईरान जाएंगे। अमेरिकन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स, खासतौर से कच्चा तेल एक्सप्लॉइट करने वाली कंपनियां पहुंचेंगी। जर्मनी की जो मैकेनिकल इंडस्ट्री वाला क्षेत्र है बहुत ज्यादा डेवलप है, तो उनको भी ईरान में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसमें भारत खास मदद कर सकता है। जी जी जी। यूके देवनाथ जी और सुनील जी, समय नहीं है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये जरूर है कि भारत विश्व गुरु बनने के जिस पथ पर अग्रसर है उसकी तरफ एक एक करके कदम बढ़ाया भी जा रहा है, और वो कदम सकारात्मक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।